अब मास एक्शन लॉ बहुत सिंपल है। मास एक्शन लॉ बहुत सिंपली यही कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना है तो एक्टिव मास की साथ में स्टोइकियोमेट्री लेनी होती है। रिएक्टेंट का एक्टिव मास ले लो, उसकी स्टोइकियोमेट्री ले लो, रिएक्टेंट का एक्टिव मास ले लो, उसकी स्टोइकियोमेट्री ले लो। आ गया समझ में? उसी को क्या बोलते हैं? मास एक्शन लॉ कहते हैं। इसको लिखना भी बहुत आसान है और अब डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट कितने लिया। मान लो ए बी सी भी ले लिया होता तो यहां पे सी भी लिखते। आ रहा है समझ में? ये सीन है। मैथमेटिकली चलो उसको मास एक्शन लॉ को थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। मान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है ये, और ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ले ली इस बार मैंने। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैंने केमिकल रिएक्शन ली और वो भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ली कि जहां पर ए ऑफ ए से और बी ऑफ बी से सी ऑफ सी और डी ऑफ डी बन रहा है, और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जाएगी। पहले फॉरवर्ड लेते हैं। चलो, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? जब ए और बी से क्या बना रहे हो? सीओडी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस पे मास एक्शन लॉ लगा के बताओ। मास एक्शन लॉ लगाओ के तो आप लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्योंकि आपने फॉरवर्ड रिएक्शन ली है तो फॉरवर्ड में जा रही है, तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखो। किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, और साथ में फॉरवर्ड अगर जा रहे हो तो रिएक्टेंट किसको बोलोगे? फॉरवर्ड जा रहे हो तो रिएक्टेंट होगा ए और बी। समझ में आ गया? तो फिर आपको सिर्फ यही लिखना है, ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी। आ गया समझ में? क्योंकि मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। फॉरवर्ड के केस में ए और बी ही हमारे पास रिएक्टेंट है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं रिवर्स की। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, इसी केमिकल रिएक्शन की रिवर्स की बात करते हैं। जब रिवर्स रिएक्शन की बात करो तो कैसे लिखोगे? सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी विल गिव यू ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी। अब आप मुझे बताओ, रिवर्स रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट कौन है? अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट है सी और डी। तो फिर आप जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखोगे, मास एक्शन लो यहां पर लगाओगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखोगे तो आप सी और डी को ही लिखोगे ना, ए और बी को क्यों लिखोगे? आ गया समझ में? अब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड भी मिल गया, रेट ऑफ रिवर्स भी मिल गया। मिल गया। अब मेरी बात सुनना, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाए। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिख के आए थे तुम लोग? ये रहा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज के एफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। रेट ऑफ रिवर्स क्या लिख के आए थे? के आर सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। दोनों को बराबर कर दो। अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो देखो, के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, के आर सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, दोनों को बराबर कर दिया। अब मैं यहां पे रेशो लेता हूं के एफ अपॉन के आर का, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट टू द रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट। इनका जब मैं रेशो लूंगा तो क्या आएगा? आप मुझे बताओ। ऊपर आपको दिख रहा है, जब देखो के एफ को के आर से डिवाइड करोगे तो ये नीचे चला गया और ये सारी टर्म नीचे आ गई। इन दैट केस ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं, और नीचे क्या आ रहे हैं? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं। और के एफ अपॉन के आर के रेशो को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स के रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। के एफ अपॉन के आर के रेशो को केसी बोला जाता है। तो आज अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ना केसी लिखना सीखेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को केसी लिख के बताता हूं, उसके बाद अपन इसके फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है? तो मैं आपसे कह दूं, देखो कितना आसान है, जरा आप चेक करना। दिखने में हार्ड लगता है बट कुछ नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन है, सपोज करो वही कि N2 प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NO। ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, अभी आप पढ़ के आए हो, ट्वाइस ऑफ NO। मैं आपको बोलता हूं कि चलो, और मैं मान लेता हूं कि मान क्या लेता हूं, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, मैं मान लिया। अब मैं कहता हूं कि चलो इसके लिए केसी लिख के बताओ। केसी की वैल्यू क्या होगी? दैट इज के एफ अपॉन के आर। ये इसके बराबर होगी, ये तो आपको पता ही है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। कैसे लिखोगे? आप केसी की वैल्यू में सबसे पहले प्रोडक्ट को लेते हो। ले लो, प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट के एक्टिव मास को लोगे। प्रोडक्ट कौन है? NO। और उसकी स्टोइकियोमेट्री उसकी पावर पे लगाओगे। लगा दी। अब आ जाओ नीचे, क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? N2। उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, तो चिंता छोड़ दो। फिर O2, तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, तो चिंता छोड़ दो। इस तरह से केसी को लिखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज केसी। क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी नीली पैंट के ऊपर पहन के चुन्नी लेके उड़ना पड़ेगा? सुपरमैन बनना पड़ेगा? नहीं। किस किस को लगता है कि तो बहुत आसान है यार, ये तो काम मैं, मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं कर सकता हूं, है ना? तो आप लोग ध्यान रखो, इस तरह से केसी लिखा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मैं बोलूं चलो इसके लिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसके लिए केसी लिख के बताओ। कैसे लिखोगे? आपको कॉन्सेंट्रेशन लेनी है सबसे पहले अमोनिया की, उस पर पावर कितनी लगानी है? 2। क्या ये हार्ड है क्या? बताओ मुझे। फिर नाइट्रोजन की, उसकी पावर कितनी लगानी है? 1। फिर हाइड्रोजन की, उस पर पावर कितनी लगानी है? 3। क्या ये हार्ड है? क्या इतना सा काम करने के लिए आपको
लाल चड्डी नीली पैंट पे पहन के मम्मी की लाल चुन्नी लेके उड़ना पड़ेगा क्या? मतलब शक्तिमान बनना पड़ेगा क्या? ना बाबा ना। तो ये बहुत आसान है, सबको पता लग गया। अब अपन आगे चलते, ठीक है। अब देखो, अब अपन चेक करेंगे कि भैया केसी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग केसी, तो उसको आप ध्यान से चेक करना। फैक्टर अफेक्टिंग केसी, देखो केसी डिपेंड करता है एक तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर, और एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर।